नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं व्यावसायिक प्रशिक्षक राजकुमार पटेल। आज हम प्रिय छात्रों शारीरिक शिक्षा और खेल कक्षा 11वीं मॉड्यूल फर्स्ट शारीरिक शिक्षा और नींव में सत्र नंबर पहला पढ़ेंगे। सत्र पहला, शारीरिक शिक्षा और खेलों में नौकरी की रूपरेखा और कैरियर के अवसरों को समझना कि शारीरिक शिक्षा में आप क्या क्या नौकरी कर सकते हैं, क्या क्या आपको इससे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। शारीरिक शिक्षा से आप शरीर को तो फिट रख ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप इसमें अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। जैसे आपको नौकरी के इच्छुक हैं तो आप नौकरी भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी फील्ड होती हैं जिसमें आप विभिन्न विभिन्न तरीके से अपने जॉब को कर सकते हैं। स्पोर्ट्स और फिटनेस ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें तेजी से विस्तार हो रहा है। आप भी देख रहे हैं स्पोर्ट्स के जो व्यवसाय हैं, फिटनेस के व्यवसाय हैं, इनका विस्तार तेजी से हो रहा है। आज देख रहे हैं आप हर छोटे से छोटे शहर, हर गांव, हर कस्बे में जिम स्थापित हो गई हैं। सरकार भी जिमों की ओर अपना ध्यान दे रही है, गाँवों को अवेलेबल करा रही है, गाँव में उपलब्ध करा रही है वो चीज़ें, ठीक है, जिससे कि गाँव के युवा हैं वो जिम में आकर अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकें। धीरे धीरे इनका विस्तार हो रहा है, जिससे विविध प्रकार के रोजगार अवसरों का सृजन हो रहा है। इसी के कारण विभिन्न रोजगार मिल रहे हैं। जब आपके गांव में मान लीजिए किसी का भी गांव हो, किसी का शहर हो, वहाँ पर जिम स्थापित होती है। अगर जिम यहाँ पर स्थापित होती है तो उस जिम को सिखाने के लिए एक ट्रेनर की भी अत्यावश्यकता होती है। बगैर ट्रेनर के आप जिम को नहीं कर सकता कोई भी, जिसने कभी देखी नहीं है, की नहीं है, तो उसके लिए वहाँ पर क्या ट्रेनर को देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको नौकरी मिल जाएगी, वहाँ पर आप ट्रेनर बन सकते हो। अपने ही गांव में आप ट्रेनर बन सकते हो, जिम ट्रेनर बन सकते हो। सुबह शाम जाना है, बाकी टाइम अपना जो भी आपकी खेती किसानी या अन्य वर्क है या आप जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हो। सुबह शाम आप जिम में अपना समय दे सकते हैं। यदि आप वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप MS धोनी क्रिकेटर सुना ही होगा सबने, महेंद्र सिंह धोनी का नाम, विराट कोहली, अभी आप जानते ही हैं विराट कोहली ने एक से एक रिकॉर्ड रखे हुए हैं। जो ये भी क्रिकेटर है, मैरी कॉम, जो बॉक्सर है मैरी कॉम, ठीक है, बॉक्सिंग में अपना नाम, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी आप जानते होंगे, लिएंडर पेस टेनिस खिलाड़ी, विश्वनाथ आनंद का नाम भी अक्सर आपने सुना होगा शतरंज के खेल में, शतरंज में माहिर हैं आनंद जी। सुशील कुमार सोलंकी, जो अभी अभी पहलवानी में मेडल लेके आए थे, सुशील कुमार सोलंकी, विजेंद्र सिंह बॉक्सर, सुनील छेत्री फुटबॉल खिलाड़ी जैसे पेशेवर खिलाड़ी बन सकते हैं। पेशेवर खिलाड़ियों को उन खिलाड़ियों में से चुना जाता है जिन्होंने भिन्न भिन्न स्तरों पर खेले गए अनेक टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। जो अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं उनमें आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आगे के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। भिन्न भिन्न टूर्नामेंटों के दौरान संस्थानिक स्तर, जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया जाता है। सबसे पहले आपने देखा होगा किसी भी गेम में चयन होता है तो आपके स्कूल लेवल पे आपको गेम्स कराए जाते हैं, फिर स्कूल लेवल से आप ब्लॉक लेवल पे खेलते हैं, ब्लॉक लेवल से फिर आप जिला पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से उसके बाद संभाग, आपकी पूरी संभाग की टीम होती है और संभाग में आप अच्छा खेलते हैं तो स्टेट के लिए आपका सिलेक्शन होता है। और स्टेट में अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आपका
नेशनल के लिए सिलेक्शन होता है, और नेशनल में अच्छा अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो आपका इंटरनेशनल लेवल पर आपका चयन हो जाता है। इन टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, और इसके बाद ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और, जैसे मैंने बताया था उसी प्रकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश की टीम से खेलने लगते हैं अगर अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के इनाम के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा कुछ निजी फर्मों द्वारा अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद ये खिलाड़ी विभिन्न टूर्नामेंट और मैचों में अपने नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी टीम का चयन करता है वो अपने नियोक्ता के प्रति खेलता है। जिस भी टीम के प्रति आपका चयन होता है आप उस टीम के लिए खेलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी जो आईपीएल हो रहा है, ठीक है, आईपीएल में क्या होता है, जो नियोक्ता होते हैं विभिन्न विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े जो रिच लोग होते हैं वो लोग अपनी टीम बनाते हैं, ठीक है। जैसे मुंबई इंडियंस किसकी है, नीता अंबानी, है ना। तो आप किसके, जैसे मुंबई इंडियन में आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं और मुंबई इंडियन में आपका सिलेक्शन हुआ तो आप किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, किसके लिए खेलेंगे प्रिय छात्रों, नीता अंबानी के लिए खेलेंगे, मुंबई इंडियंस के लिए आप खेलेंगे। जैसे और उदाहरण के लिए टाटा, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एमआरएफ, मद्रास रबर फैक्ट्री, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड की अपनी स्वयं की टीमें हैं जो भिन्न भिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में भाग लेती हैं। इन संगठनों अथवा कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आपने राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। इन टीमों में जब आपका सिलेक्शन होता है, जब आप स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पर अपने राज्य के प्रति प्रतिनिधित्व कर चुके हो तो ये कंपनियां क्या कराती हैं, स्पोर्ट्स के लिए आपका सिलेक्शन कर लेती हैं और आपको उस कंपनी में कुछ काम नहीं करना है, आपको डाइट फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा। सिर्फ आपको उस कंपनी के लिए अपना जो भी गेम है उस गेम में अच्छा प्रदर्शन करना है और खेल में भागीदारी निभाना है। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के इनाम के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा कुछ निजी फर्मों द्वारा अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद ये खिलाड़ी विभिन्न टूर्नामेंट और मैचों में अपने नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने इसी लाइन को अभी और पढ़ा था, मैं आपको दोबारा इस लाइन को इसलिए और दोहरा रहा हूँ कि आप स्पोर्ट्स के दौरान, जैसे आप किसी गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं या फिर आप किसी व्यवसाय में नहीं करते हैं, और अगर आप प्राइवेट में भी आप इन कंपनियों में ज्वाइन होकर और स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करके और आगे जा सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ सामान्य क्षेत्र कार्य। हम ऐसे कार्य पढ़ेंगे कि शारीरिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। उन सामान्य कार्यों को हम पढ़ेंगे, क्या क्या आप नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, उन सबको हम आगे पढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा, शिक्षण में जा सकते हैं आप, शारीरिक शिक्षा अध्यापक बन सकते हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय होता है, आप जानते ही हैं। यह उस समग्र शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे स्कूल और कॉलेज युवा पीढ़ी को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के बिना हम बच्चों के संपूर्ण विकास की कभी भी अपेक्षा नहीं कर सकते। बच्चों के संपूर्ण विकास में शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए स्कूल अथवा कॉलेज में शारीरिक शिक्षक बनना एक महत्वपूर्ण पेशा
होता है। आप कॉलेज में शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। शारीरिक शिक्षक बनने के लिए आपको कौन कौन से कोर्स करना पड़ेगा, आपने पूर्व में भी पढ़ा होगा। शारीरिक शिक्षक बनने के लिए आपको बीपीएड करना पड़ेगा। बीपीएड फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बीपीएड की जो डिग्री होती है वो प्राप्त करनी होगी। ठीक है, बीपीएड भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हो गया है। इसके बाद आप इसमें एमपीएड कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर डिग्री ले सकते हैं, 2 वर्ष का ये भी जॉब होता है। 12th के बाद आप चाहें तो बीपीई कर सकते हैं। बीपीई भी 3 साल के लिए होगा। 12th के बाद आप जैसे हमारे यहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटी है एलएनसीटी, ठीक है, उसमें भी जाके आप एडमिशन ले सकते हैं और इस 3 साल की डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। फिर विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम निकाय द्वारा निर्धारित किए गए मानकों का अनुपालन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आप किसी भी स्कूल में शारीरिक शिक्षा अध्यापक बन सकते हैं के रूप में आवेदन कर सकते हैं, यदि आप शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कोचिंग। आप एक अच्छा कोच भी बन सकते हैं। अच्छा कोच बनने के लिए ऐसे खिलाड़ी, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है, किसी खेल में आप विशेषज्ञ हैं, किसी खेल के लिए, जैसे मान लीजिए आप कबड्डी में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आप कबड्डी के कोच बन सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी जो राज्य की टीमों में खेलते हैं, मतलब आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो स्वाभाविक है आपका सिलेक्शन राज्य की टीम में होगा। वे कोच बनने के लिए पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल संस्थान, आप और कोच बनने के लिए एक राष्ट्रीय खेल संस्थान होता है जिसको एनआईएस कहते हैं। मतलब आपने अगर एनआईएस कर लिया किसी खेल में तो आप उस खेल के कोच बनने की क्षमता रखते हैं, योग्यता रखते हैं। एनआईएस से स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। आपको एक डिप्लोमा मिलेगा एनआईएस का, जिससे आप कोच के लिए कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। यह संस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण, यह संस्थान जो है वो भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का एक शिक्षक विंग है। सभी कोचिंग एकेडमीज में प्रशिक्षित कोचों की हमेशा मांग रहती है। जो प्रशिक्षित कोच होते हैं उनकी हमेशा, जो एकेडमी होती हैं उन बड़ी बड़ी एकेडमी में हमेशा उनकी मांग होती है। स्कूलों अथवा क्लबों अथवा राज्य राष्ट्रीय खिलाड़ियों की कोचिंग एकेडमीज में यह कार्य किया जा सकता है। जो बड़े बड़े कोचिंग होते हैं, कोचिंग स्तर होते हैं, है ना, जिनके पास डिप्लोमा होते हैं उनको हमेशा उनकी मांग होती है। आपने देखा होगा जितने प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, या फिर जो अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई वॉलीबॉल चला रहा है, कोई क्रिकेट की एकेडमी चला रहा है, तो एकेडमी वाले को इनको कैसे की ज़रूरत होती है, एक प्रशिक्षित कोच की ज़रूरत होती है। और अगर आप उस गेम में आपने एनआईएस किया है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मांग रहती है और आप अपनी योग्यता के हिसाब से वहाँ पर सैलरी पा सकते हैं। कोच खेलों के नियमों नियोजन। इसके बाद आता है खेल प्रबंधन। आप खेलों का प्रबंधन भी कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो। खेल प्रबंधन यह कोई पूर्व शर्त नहीं है कि खेल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यक्ति को खिलाड़ी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप खेल प्रबंधन करना है तो आपको एक खिलाड़ी होना ही जरूरी है। आपको उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है किसी भी खेल का प्रबंधन करने में, उसका आयोजन करने में। खेल प्रबंधन में पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्रबंधकीय आकांक्षा रखने वाले कोई भी व्यक्ति खेल उद्योग जगत में प्रवेश कर सकता है। ये किन के लिए है, किन लोगों के लिए? जो छात्र स्पोर्ट्स में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, सब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं ना, तो उन छात्रों के लिए है, वह इसमें आकर खेल प्रबंधन कर सकते हैं। वो लोग खेलों का प्रबंधन कर सकते हैं। अच्छा नहीं खेल सकते पर खेल प्रबंधन में अपनी जॉब पा सकते हैं।
खेल प्रबंधन में पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्रबंध की आकांक्षा रखने वाले कोई भी व्यक्ति खेल उद्योग जगत में प्रवेश कर सकता है। भिन्न भिन्न खेलों को लोकप्रिय बनाने में मीडिया ने सहयोग किया है और इसके परिणाम स्वरूप खेल उद्योग में होने वाले निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे खेल प्रबंधन एक आकर्षक रोजगार का विकल्प बन गया है। यहाँ पर रोजगार देखो, यहाँ पर भी रोजगार आपको मिल रहा है खेल प्रबंधन के द्वारा। आप अच्छा नहीं खेल पा रहे, पर आप अगर खेलों का अच्छे से प्रबंधन कर पा रहे हैं तो आपको वहाँ पर रोजगार मिलेगा। किसी अन्य व्यापार प्रबंधन की ही तरह खेल प्रबंधन से आशय है राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खेलों से संबंधित गतिविधियों का नियोजन करना है। आपको प्लान बनाना है, पर्यवेक्षण और आयोजन करना है। इस क्षेत्र से संबंधित भिन्न भिन्न पहलुओं के संबंध में व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत के विविध संस्थानों में खेल प्रबंधन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद कोई भी खेल प्रबंधन में स्नातक के लिए आवेदन कर सकते हैं अथवा किसी भी विषय में नियमित स्नातक डिग्री करने के बाद कोई भी खेल प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ व्यापार प्रबंधन में MBA कर सकता है, MBA हेतु आवेदन कर सकता है। आज कल लगभग सभी सफल और प्रसिद्ध खिलाड़ी अपना निजी प्रबंधन अथवा एजेंट रखते हैं जो उनके क्वालिटीज कार्यक्रमों की अनुसूची तैयार करते हैं। कोई भी अच्छा खिलाड़ी होता है वो प्रबंधन के लिए एक अपने साथ असिस्टेंट रखता है। मीडिया और जनसंपर्क जैसे कार्य देखते हैं। भारत के टाइगर स्पोर्ट्स अथवा IMG अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन समूह जैसी प्रतिष्ठित खेल प्रबंधन टीम में खेल प्रबंधक के रूप में जॉब एक ऐसी जॉब है जिसकी बहुत मांग है। खेल गतिविधियों और कार्यक्रमों के नियोजन और प्रबंधन हेतु अनेक निजी और सरकार द्वारा प्रायोजित खेल संस्थान योग्य अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। क्लब, होटल, जिम्नेजियम और स्पोर्ट्स सेंटर भी इस प्रकार के लोगों की नियुक्ति करता है जो खेलों का प्रबंधन करता है। इनकी नियुक्ति विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में होती है। कोई जो बड़ा खिलाड़ी होता है वह भी अपनी क्वालिटीज को लिखने के लिए या फिर उसमें और अच्छा सुधार लाने के लिए खेल प्रबंधन को करता है। कोई बड़ा आयोजन कराता है, वहाँ भी खेल प्रबंधन की अति आवश्यकता होती है। बगैर खेल प्रबंधन के किसी का भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकता है, इसलिए खेल प्रबंधन का होना भी अति आवश्यक होता है। इसके बाद प्रिय छात्रों, फिटनेस सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। आजकल फिटनेस व्यवसाय तेजी से फल फूल रहा है। आपने देखा होगा आजकल हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में जिम स्थापित हो रही हैं। वहां पर आप अपना रोजगार का अवसर सृजित कर सकते हैं। फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं, फिटनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, फिटनेस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, फिजिकल थेरेपी असिस्टेंट बन सकते हैं, स्वास्थ्य और जीवन शैली समन्वयक के रूप में इस क्षेत्र में रोजगार अवसर सृजित कर सकते हैं और हुए हैं। ये लोग स्थानीय हेल्थ क्लबों, पेशेवर स्पोर्ट्स टीमों, कॉलेज, एथलेटिक डिपार्टमेंट्स, निजी क्लबों, हेल्थ एंड फिटनेस कंपनियों, अस्पतालों, योग और एरोबिक स्टूडियोज, रिजॉर्ट्स, मनोरंजन उद्योग, क्रूज इत्यादि में आप जाकर अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शिप्स तथा क्वालिटीज होम्स में कार्य करते हैं। कार्यस्थलों पर भी फिटनेस विशेषज्ञों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जहां पर ये स्टाफ के लिए स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रमों का आयोजन और निर्देशन करते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वहां पर भी स्पोर्ट्स जो ट्रेनर है उसकी अत्यावश्यक, फिटनेस ट्रेनर की अत्यधिक आवश्यकता पड़ने लगी है। उन कंपनियों को ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ पर भी अपना कार्यक्रम रख सकते हैं। अधिकांश फिटनेस विशेषज्ञों का स्वयं का व्यवसाय है। इनमें से कुछ निजी प्रशिक्षक हैं, जबकि अन्य ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं जो फिटनेस सेक्टरों में अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे हैं। निजी कोच के रूप में आजीविका आरंभ करने के
लिए कई पूर्व पहलवानों ने अपनी स्वयं की कंपनियां अथवा निजी स्वामित्व वाली कंपनियां आरंभ कर दी हैं। एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको NIC राष्ट्रीय खेल संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटनेस प्रबंधन में 1 वर्ष अथवा 6 माह का डिप्लोमा कोर्स पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद हम उपकरण प्रबंधक भी बन सकते हैं, जैसा चित्र में बताया हुआ है। उपकरणों का प्रबंधन करना, यह भी हम बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो बैट से लेकर हेलमेट तक प्रत्येक वस्तु की देखरेख और निगरानी के लिए कॉलेज और व्यावसायिक स्तरों पर इस व्यवसाय में बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर सृजित होते हैं। किसी भी प्रकार की विशिष्ट प्रशिक्षण अथवा शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। उपकरण की जानकारी और छोटी मोटी मरम्मत करने की योग्यता मायने रखती है। इसके बाद आप पत्रकारिता भी कर सकते हैं। खेल पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान विशेषज्ञ उपयुक्त साबित हो सकते हैं। जिनमें संप्रेषण कौशल हैं, वे लोग स्पोर्ट्स कॉलम अथवा कार्यक्रम वाले टेलीविजन चैनल, अखबारों अथवा पत्रिकाओं के साथ काम करके स्पोर्ट्स कमेंट्री अथवा स्पोर्ट्स पत्रकारिता कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कार्यक्रम को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए स्टार स्पोर्ट्स, ESPN, टेन स्पोर्ट्स, जी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन DD स्पोर्ट्स जैसे स्पोर्ट्स चैनलों में कमेंटेटर बन सकते हैं, प्रस्तुतिकर्ता बन सकते हैं, कार्यक्रम निर्माता बन सकते हैं, निर्देशक कार्य करते हैं। ये स्पोर्ट्स से संबंधित किताबें भी लिख सकते हैं, जो अतिरिक्त आय का स्रोत के साथ साथ उनके हुनर के लिए एक सृजनात्मक पटल के रूप में कार्य करता है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद इस क्षेत्र में आने के लिए कोई भी मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर सकता है। याद रखिए, मास कम्युनिकेशन में आपको क्या स्नातक प्राप्त करना है, तो आप स्पोर्ट्स में पत्रकारिता कर सकते हैं। इसके बाद आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अच्छे फोटोग्राफर हैं तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं और इसमें भी रोजगार के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं अच्छे, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो। इसके बाद फोटोग्राफर बनने के लिए आपको स्पोर्ट्स में फोटोग्राफर बन सकते हैं। आपको मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता की पढ़ाई करनी होगी अच्छे फोटोग्राफर बनने के लिए। इसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन भी बन सकते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन बनने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक जैसे रोजगार भारत में तेजी से, स्पोर्ट्स फिजिशियन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैचलर्स, MBBS अथवा मास्टर स्तर पर स्पोर्ट्स मेडिसिन में विशिष्ट पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। स्पोर्ट्स चिकित्सक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें चोटों की रोकथाम और पहचान, निदान और चिकित्सा तथा फर्स्ट एड के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद आप स्पोर्ट्स मनोवैज्ञानिक भी बन सकते हैं। स्पोर्ट्स मनोवैज्ञानिक उन मनोवैज्ञानिक और मानसिक कारकों का अध्ययन करते हैं जो स्पोर्ट्स व्यायाम और शारीरिक कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं। स्पोर्ट्स मनोवैज्ञानिक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोरल को डाउन से अप करने के लिए स्पोर्ट्स मनोवैज्ञानिक ही काम करता है। इसमें आप स्नातकोत्तर स्पोर्ट्स मनोविज्ञान में विशेषज्ञता के साथ विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करनी होगी, जिससे आप स्पोर्ट्स मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। इसके बाद आप स्पोर्ट्स पोषण विशेषज्ञ भी बन सकते हैं कि किस गेम के लिए, किस खिलाड़ी के लिए कितने पोषण की आवश्यकता है और इन्हें कौन कौन सी विटामिन और इनकी डाइट क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग डाइट कैसे बनाते हैं, ये कौन करता है, स्पोर्ट्स विशेषज्ञ करता है। जो पोषण विशेषज्ञ होता है वो ये सारी चीज़ें करता है। स्पोर्ट्स प्रदर्शन में ऊर्जा संतुलन और ऊर्जा चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए आहार और अनुपूरक आहार शीर्ष पर सफलता असफलता का निर्धारण करते हैं। स्पोर्ट्स और फिटनेस पोषण विशेषज्ञों को आहार की जानकारी होती है, ऊर्जा चक्र का ज्ञान होता है और वे एथलीट की पसंद और नापसंद का समायोजन कर उचित आहार योजना का प्रस्ताव कर सकता है। पेशेवर खिलाड़ियों, निजी और सार्वजनिक
उपक्रमों, हेल्थ क्लबों आदि द्वारा इनकी सेवाएं ली जाती हैं। एक स्पोर्ट्स पोषण विशेषज्ञ बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से पोषण विज्ञान में सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा करने की आवश्यकता होती है। किसी भी विषय में स्नातक करने के बाद यह सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा किया जा सकता है और आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पोषण विशेषज्ञ बन सकते हैं। और आज के युग में प्रिय छात्रों, आज के युग में एक स्पोर्ट्स पोषण विशेषज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक डाइट बने जिससे वह अपने शरीर के अनुरूप भोजन को प्राप्त कर सके और अपना अच्छा स्वास्थ्य रख सके। अभी हमने इसमें देखा कि स्पोर्ट्स में आप क्या क्या नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर नीचे पीछे दिए हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। नीचे लिखे हुए व्यवसाय के लिए आपको कौशलों की पहचान करना है कि किस व्यवसाय के लिए कौन सा कौशल होना चाहिए। एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक बनने के लिए कौन सा कौशल होना चाहिए? पत्रकारिता के लिए आपके पास कौन सा कौशल होना चाहिए? खेल प्रबंधन के लिए कौन सा कौशल होना चाहिए? कोचिंग के लिए कौन सा? फिटनेस ट्रेनर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? खेल मनोवैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? खेल पोषण और विशेषज्ञ के लिए क्या होना चाहिए? खेल की दवा, खेल मेडिसिन के लिए क्या होना चाहिए? उपकरण प्रबंधक के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए? और फोटोग्राफी के लिए आपके पास क्या योग्यता और कौशल होना चाहिए? इन कौशलों की आपको पहचान करनी है। इसके बाद आपको स्कूल में शारीरिक शिक्षा का शिक्षण पर लिखना है, कोचिंग स्कूल राज्य राष्ट्रीय टीम पर लिखना है, खेल प्रबंधन पर लिखना है और फिटनेस इंस्ट्रक्टर के बारे में लिखना है कि इनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं। उन योग्यताओं को आपको इसमें लिखना है। और इसके बाद खेल मनोवैज्ञानिक पे और खेल पोषण विशेषज्ञ पर आपको लिखना है। आकलन गतिविधियां करना है, जांच सूची भी आपको करना है। जो नीचे दिए गए हैं भाग का शारीरिक शिक्षा अध्यापक और कोच के बीच में अंतर बताना है। खेल मनोवैज्ञानिक और खेल पोषण विशेषज्ञ के बीच में क्या अंतर होता है? भाई मनोवैज्ञानिक क्या काम करता है, पोषण विशेषज्ञ होता है उसका क्या काम होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर अंतर बताना है इनमें। इसके बाद प्रिय छात्रों, आपको इनकी योग्यता के बीच में अंतर के साथ साथ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कोच, खेल मनोविज्ञान और खेल पोषण विशेषज्ञ जो अभी बताया मैंने, इनमें आपको अंतर बताना है। भाग खा में आपको निम्नलिखित की भूमिकाएं क्या होती हैं वो भूमिकाएं लिखती हैं। एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक, अगर आप शारीरिक शिक्षा अध्यापक बन जाते हैं तो आपकी क्या क्या भूमिकाएं रहेंगी, उन भूमिकाओं को आपको लिखना है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक की भूमिकाएं लिख दी, उसके बाद उपकरण प्रबंधक की भूमिकाएं, फिर खेल पोषण विशेषज्ञ की और खेल मनोविज्ञानिक की भूमिकाएं आपको लिखना है। इसमें निष्पादन मानक दिए हुए हैं, है ना, इनको हाँ और नहीं में आपको अपने विवेक के अनुसार जवाब देना है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या अपॉर्चुनिटियां होती हैं, आप कौन कौन सी नौकरियां प्राप्त कर सकते हो, आप क्या बिजनेस कर सकते हो, इनके बारे में आज हमने कक्षा 11वीं के मॉड्यूल 1 सत्र 1 में ये जानकारियां प्राप्त की। धन्यवाद।